अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर कमर मोहम्मद नबील और आप इस वक्त हैं नबील्स ऑर्बिट में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। सेंटीपिटल एक्सेलरेशन और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन को अलग से समझते हैं। कल मैंने आपको सेंटीपिटल एक्सेलरेशन के बारे में बताया था कि हर किस्म के सर्कुलर मोशन में, चाहे वो यूनिफॉर्म हो या नॉन यूनिफॉर्म, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का होना मस्ट है, वरना वो मोशन सर्कुलर कहलाएगा ही नहीं। सही है। एक क्वेश्चन है स्टार्ट करने से पहले टॉपिक कि इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन द फैक्टर दैट रिमेन्स कांस्टेंट इज, इनमें से कौन सा जो फैक्टर है वो कांस्टेंट रहेगा किसमें? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में। तो देखें, आप जानते हैं कि जब सर्कुलर मोशन हो रहा होता है तो सर्कुलर मोशन में हर पॉइंट पर वेलोसिटी क्या हो रही होती है? चेंज। क्यों? क्योंकि ये वेलोसिटी अलोंग द टेंजेंट होती है। तो हर पॉइंट पर अगर मैं कहूं तो स्पीड तो कांस्टेंट है लेकिन वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी हर पॉइंट पर चेंज हो रही है ड्यू टू इट्स डायरेक्शन। इसका मतलब ऑप्शन ए क्या हो गया? गलत, क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है। अब आ जाए एंगुलर वेलोसिटी। क्या एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट है? तो देखो, जो एंगुलर वेलोसिटी होती है ना, वो डिपेंड करती है टेंजेंशियल वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड पर। अगर टेंजेंशियल वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड हर पॉइंट पर सेम है तो इसका मतलब ये होगा कि एंगुलर वेलोसिटी भी हर पॉइंट पर क्या होगी? वो तो एक्सेस ऑफ रोटेशन में होती है, वो भी क्या होगी? कांस्टेंट होगी। तो यहां पर अगर मैं देखूं कि ये बॉडी जो है वो मोशन परफॉर्म कर रही है सर्कुलर, और ये मोशन है एंटी क्लॉकवाइज, तो कल मैंने आपको बताया था राइट हैंड रूल अप्लाई करते हैं और एक्सिस ऑफ रोटेशन में आपके पास डायरेक्शन आ जाती है एंगुलर वेलोसिटी की। ठीक है। अब अगर Yes. रिलेशन देखें जो कल हमने पढ़ा लीनियर वेलोसिटी का एंगुलर के साथ, तो अगर आपके पास ये लीनियर वेलोसिटी जो है अपने मैग्नीट्यूड को चेंज नहीं कर रही तो ओमेगा भी तो चेंज नहीं करेगा। इसका मतलब यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन जो है वो आपके पास क्या है? एंगुलर वेलोसिटी। और ये एंगुलर वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही क्योंकि एक्सिस ऑफ रोटेशन है, डायरेक्शन तो चेंज नहीं हो रही, तो अपवर्ड है। और मैग्नीट्यूड में भी चेंज नहीं हो रही, इस वजह से हम कहेंगे कि ये क्या है? कांस्टेंट है। फिर आगे बात आ Yes. जाती है एक्सेलरेशन की। क्या एक्सेलरेशन इसके अंदर कांस्टेंट होगा? तो आप जानते हैं एक्सेलरेशन की डायरेक्शन हर पॉइंट पे क्या होती है? डिफरेंट होती है। अगर मैं ए पॉइंट में इधर एक सर्कुलर मोशन में चार पॉइंट आपको डिफाइन कर देता हूँ। एक पॉइंट है ए, एक पॉइंट है बी, एक पॉइंट है सी और एक पॉइंट है डी। तो ए पॉइंट पे जब है तो ए पॉइंट पर जो सेंटीपिटल एक्सेलरेशन है उसकी डायरेक्शन कहाँ है? वो है टुवर्ड्स ओ। ठीक है ना। जब बी पॉइंट पर होंगे तो इसकी डायरेक्शन है नेगेटिव वाई एक्सिस में। जब ए पॉइंट पर है तो नेगेटिव एक्स एक्सिस, जब बी पॉइंट पर है तो नेगेटिव वाई एक्सिस, जब सी पॉइंट पर है तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और जब डी पॉइंट पर है तो फिर पॉजिटिव वाई एक्सिस। तो आप देखिए कि ए बी सी डी हर जगह पर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या हो रही है? डिफरेंट हो रही है। हाँ, ये जरूर है कि वो मीन पोजीशन की डायरेक्शन में है, लेकिन मीन पोजीशन के अलावा अगर इसको स्पेसिफिकली किसी एक्सिस में देखें तो एक्सिस में तो हर जगह पर इसकी डायरेक्शन डिफरेंट है। इसलिए एक्सेलरेशन का आंसर भी क्या हो जाता है? गलत। और नन ऑफ दिस तो है ही नहीं। ठीक है। अब आते हैं हम अपने टॉपिक पर। कल मैंने आपको सेंटीपिटल एक्सेलरेशन और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का डिफरेंस बताया था। सेंटीपिटल एक्सेलरेशन को हम रेडियल एक्सेलरेशन भी कहते हैं, और उसकी वजह क्योंकि ये क्वांटिटी रेडियल है। कल बताया था ना, रेडियल क्वांटिटीज कौन सी होती है? ऐसी क्वांटिटीज जो अलोंग द रेडियस होती हैं। और टेंजेंशियल क्वांटिटीज वो होती हैं जो अलोंग द टेंजेंट होती हैं। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन अलोंग द टेंजेंट है और सेंटीपिटल एक्सेलरेशन अलोंग द रेडियस है। तो यहाँ पर अगर मैं इसकी स्टेटमेंट लिखूं जैसा कि कल हमने डिफाइन किया था, वो यही है कि सेंटीपिटल एक्सेलरेशन प्रोड्यूस, ये किसकी वजह से प्रोड्यूस होता था? डायरेक्शन के चेंज की वजह से। ठीक है। मैग्नीट्यूड के चेंज की वजह से नहीं, मैग्नीट्यूड के चेंज की वजह से टेंजेंशियल होता है। प्रोड्यूस ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन ऑफ, चेंज इन डायरेक्शन ऑफ टेंजेंशियल वेलोसिटी, टेंजेंशियल वेलोसिटी। ठीक है। तो ये आपके पास सेंटीपिटल एक्सेलरेशन की बात हो गई। और जब टेंजेंशियल में हम बात करते हैं तो हम ये कहते हैं इट इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू चेंज, ड्यू टू चेंज
in magnitude, change in magnitude of टेंजेंशियल वेलोसिटी। ठीक है, तो एक में टेंजेंशियल वेलोसिटी की आपने डायरेक्शन को देखना है, वहां पर मैग्नीट्यूड की बात नहीं होगी, क्योंकि वहां पर डायरेक्शन के चेंज की वजह से एक्सेलरेशन है, तो उस एक्सेलरेशन को सेंटीमीटर एक्सेलरेशन कहते हैं। अब जरा इसको डायग्राम के जरिए समझते हैं। देखें, जब मैं सेंटीमीटर एक्सेलरेशन की बात कर रहा हूं, तो सेंटीमीटर एक्सेलरेशन में मैं इस सर्कुलर मोशन के दो पॉइंट्स नोट कर लेता हूं। एक पॉइंट है ए और दूसरा पॉइंट है बी। ठीक है, ये एक पॉइंट है, बी पॉइंट है। ए पॉइंट पे जो टेंजेंशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन है वो ये है टेंजेंशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन। बी पॉइंट पर टेंजेंशियल वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है वो ये। ठीक है, दोनों डायरेक्शन क्या है, डिफरेंट है। अच्छा, अब इन दो डायरेक्शंस को ना हम अलग से यहाँ पे सेपरेट करके बना लेते हैं। ठीक है ना, मैंने टेंजेंशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन किस तरह ड्रॉ की, वो इस तरह ड्रॉ की कि टेंजेंशियल वेलोसिटी है इस तरफ। ठीक है, ये हो गई टेंजेंशियल वेलोसिटी इनिशियल। उसके बाद फिर टेंजेंशियल वेलोसिटी की अगर मैं दूसरी देखूं कि वो दूसरी तरफ जो है, तो उसे मैं इस तरह ही ड्रॉ करूंगा जिस तरह ये ड्रॉ हुई हुई है। ठीक है, ये आपके पास हो गई टेंजेंशियल वेलोसिटी ये। ठीक है, इसे हम कह देते हैं, ये आपके पास है VT2, ये है VT1। ठीक है, इसे VTF भी कह सकते हैं फाइनल। ठीक है, अब या फिर यूं कहते हैं कि हम इसको VTB है क्योंकि ये बी पॉइंट पर है, और ये VTA है क्योंकि ये ए पॉइंट पर है। अब अगर आप देखें कि जब मैं इसका रिजल्टेंट बनाऊंगा, तो वो रिजल्टेंट चेंज इन वेलोसिटी होगा। और चेंज इन वेलोसिटी हम कैसे निकालते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल से। ठीक है ना, तो अगर देखा जाए तो यहाँ पे जो आपके पास VT है, उसके साथ VTA के साथ जब आप डेल्टा V ऐड करते हैं, तो आपके पास आंसर क्या आ जाता है, VTB। अभी हम वेक्टर्स पढ़कर आए ना, तो वेक्टर्स में हमने यही किया था ना, VTA की टेल के साथ, सॉरी हेड के साथ अगर मैं डेल्टा V को क्या कर दूं, ऐड, तो डेल्टा V क्या है, डायरेक्शन है जो कि चेंज हो रही है। ठीक है ना, तो अगर आप देखें तो रिजल्टेंट यही बनेगा ना, VTB बनेगा ना रिजल्टेंट। तो ये वेक्टर्स के लॉ के मुताबिक ये बात सही है। तो क्या मैं डेल्टा V को यहां से निकाल सकता हूं, तो डेल्टा V क्या आ जाएगा, डेल्टा V इसी तरह लिखा जाएगा, VTB माइनस VTA। तो देखो वही बात बन गई ना, फाइनल माइनस इनिशियल, तो डेल्टा V आ गया। तो अब यहां पर ये जो डेल्टा V है, ये किस डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आप देखें तो VT की जो डायरेक्शन है वो ये रिप्रेजेंट कर रहा है टुवर्ड्स द सेंटर। इसी तरह जब आप इस पॉइंट पर पहुंचेंगे तो अगेन डायरेक्शन कहाँ होगी, टुवर्ड्स द सेंटर। तो हर पॉइंट पर क्योंकि इसकी डायरेक्शन टुवर्ड्स द सेंटर है और मीन पोजीशन की तरफ है, इसीलिए हम कहते हैं कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन किसकी वजह से आता है, चेंज इन डायरेक्शन ऑफ टेंजेंशियल वेलोसिटी। ठीक है ना, तो यह बात आपको समझ आ गई। तो मैं इसको फार्मूले में इस तरह लिख सकता हूं कि यह है डेल्टा V अपॉन डेल्टा T, जो कि किसके बराबर है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के। जो डायरेक्शन टेंजेंशियल वेलोसिटी की होती है वही डायरेक्शन किसकी होती है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की। और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के चेंज की बात की जा रही है यहाँ पे। ठीक है, तो एक्सेलरेशन का फार्मूला चेंज नहीं हुआ, फार्मूला वही है, सिर्फ क्या है, सिनेरियो डिफरेंट है। क्योंकि एक्सेलरेशन में दो चीजें होती हैं, मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी, तो इसलिए हमने इन चीजों को अलग अलग डिफाइन कर लिया। अच्छा, अब आ जाते हैं किसकी बात, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। देखिए, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन में अब हम यही बात करते हैं इस तरह से कि एक बॉडी जो है वो ए पॉइंट से स्टार्ट होती है, ये है पॉइंट ए। ठीक है, और इस पॉइंट के ऊपर इसकी जो टेंजेंशियल वेलोसिटी होती है उसकी डायरेक्शन मैंने ड्रॉ कर ली, ये है टेंजेंशियल वेलोसिटी। ठीक है, अच्छा, अब टेंजेंशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन बी पॉइंट पर अगर हम लें, जैसा कि अभी हमने सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के लिए भी ड्रॉ किया था, तो मैं अगेन यहां पर ड्रॉ कर सकता हूं कि इसकी डायरेक्शन इस तरह से है, ये है टेंजेंशियल वेलोसिटी एट बी पॉइंट। ठीक है, अब अगर आप देखें कि जब हम वेलोसिटी की बात करते हैं, तो अगर वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, अगर वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, तो जिस डायरेक्शन के अंदर वेलोसिटी इंक्रीज होती है
उसी डायरेक्शन के अंदर क्या होता है, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाता है, ठीक है ना। तो डायरेक्शन की बात नहीं हो रही, सिर्फ और सिर्फ क्या बात हो रही है, मैग्नीट्यूड की। तो अगर v की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो जिस डायरेक्शन के अंदर v है उसी डायरेक्शन में क्या होगा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। इसका मतलब ये हुआ, अगर यहां पर vt की वैल्यू थी 10 मीटर पर सेकेंड और दूसरे पॉइंट पर पहुंचने के बाद ये स्पीड हो गई 20 मीटर पर सेकेंड, तो मुझे बताएं 10 से 20 तक जाने में मैग्नीट्यूड बढ़ा है ना। अगर मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है तो हर पॉइंट पर मैं इसके एक्सेलरेशन को ड्रॉ कर सकता हूं कि इस पॉइंट पर भी इसके अंदर एक्सेलरेशन है क्योंकि इसकी स्पीड बढ़ रही है, और इस एक्सेलरेशन को मैं कहूंगा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। और vt पर भी इसका एक्सेलरेशन मौजूद होगा और उसे मैं कहूंगा ये है at, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो दोनों पॉइंट पर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी है, वेलोसिटी भी है। अगर वेलोसिटी क्या हो रही होगी, डिक्रीज हो रही होगी, तो देखिए डिक्रीज होने का मतलब ये तो नहीं है कि डायरेक्शन चेंज हो रही है, डायरेक्शन तो वही है। ये आपके पास टेंजेंशियल वेलोसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज। तो जब वेलोसिटी डिक्रीज होती है तो जो एक्सेलरेशन होता है वो एंटी पैरेलल हो जाता है, ये बात हमने पढ़ी है। अब एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, ऑपोजिट, माइनस में, ठीक है ना। जब वेलोसिटी क्या हो रही होगी, डिक्रीज हो रही होगी। तो इस तरह से जब हम यहाँ पर बात करते हैं तो इस तरह करते हैं कि जो हमारे पास वेलोसिटी है टेंजेंशियल ए पॉइंट पर, वो बी के बराबर नहीं है। और जब ये केस होता है तो हम कहते हैं कि यहाँ पर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाएगा, और इस एक्सेलरेशन को हम कहते हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, जो कि मैग्नीट्यूड ऑफ टेंजेंशियल वेलोसिटी के चेंज से आता है। मैंने मैग्नीट्यूड के लिए क्या लगा दिया, मॉड लगा दिया। तो इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि जब डेल्टा वी चेंज होगा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आएगा, यानी कि मैग्नीट्यूड, और जब डायरेक्शन चेंज होगी सेंटीमीटर एक्सेलरेशन आएगा, ठीक है। अच्छा, और आप देखें कि दोनों मोशंस में ऐसा नहीं है कि ये वाले मोशन में हम क्योंकि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं तो वहां पे सेंटीपिटल नहीं है, सेंटीपिटल तो यहाँ पर मौजूद होगा, है ना। इस सेंटीपिटल को मैं ड्रॉ कर सकता हूँ। ये सेंटीपिटल एक्सेलरेशन दोनों में मौजूद है क्योंकि दोनों सर्कुलर है ना, सर्कुलर जहां है वहां सेंटीपिटल मस्ट है, ठीक है। अब आते हैं इसके फार्मूले पे। तो देखें, सेंटीपिटल एक्सेलरेशन जो होता है उसका फार्मूला हम लिखते हैं इस तरह से, ए सी इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन आर, कि ये सेंटीपिटल एक्सेलरेशन का फार्मूला है। अच्छा, अब इस सेंटीपिटल एक्सेलरेशन को अगर मैं देखूं तो ये है लीनियर फॉर्म, क्योंकि इसके अंदर अगर देखें v और r क्या है, लीनियर क्वांटिटीज है ना। तो ये लीनियर फॉर्म है सेंटीपिटल एक्सेलरेशन की। इसी को अगर मैंने एंगुलर फॉर्म में लिखना हो तो कैसे लिखूंगा। और दूसरी बात ये कि यहाँ पर सेंटीपिटल एक्सेलरेशन का फार्मूला आया कैसे, तो सेंटीपिटल एक्सेलरेशन को मैं सेकंड लॉ ऑफ मोशन से निकालता हूँ, एफ अपॉन एम। और यहाँ पर जो फोर्स होती है उसे हम कहते हैं सेंटीपिटल फोर्स। सेंटीपिटल फोर्स ही तो सेंटीपिटल एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करता है। और सेंटीपिटल फोर्स क्या होती है, इसको नेक्स्ट टॉपिक के अंदर हम समझेंगे, क्योंकि ये स्पेशल हमारा टॉपिक है इसका। तो सेंटीपिटल फोर्स एक ऐसी फोर्स है जो कि सेंटर सीकिंग होती है। तो जब आपके पास डायरेक्शन उस बॉडी को सीक कर रही हो या टेंड्स टू अट्रैक्ट कर रही हो एंड द मीन पोजीशन, उसे हम क्या कहते हैं, सेंटीपिटल फोर्स कहते हैं। अच्छा, अब देखें कि अगर मैं लिखूं कि हम ये बात पढ़कर आए, जो लीनियर वेलोसिटी होती है वो बराबर होती है किसके, आर ओमेगा के। तो मैं v की जगह आर ओमेगा पुट करूं तो ये फार्मूला अब हो जाएगा वी आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर। आर से ये स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो सेंटीपिटल एक्सेलरेशन की एक और हमारे पास फार्मूला आ गया, और वो फार्मूला है इन टर्म्स ऑफ एंगुलर फॉर्म। ठीक हो, ये हो गया एंगुलर फॉर्म। अच्छा, अब ये दो हमारे पास आ गई एंगुलर फॉर्म। अब एक और भी फार्मूला इसको हम चेंज करके लिख सकते हैं, और वो कैसे लिखेंगे, देखें। जो हमारे पास सेंटीपिटल एक्सेलरेशन है उसे मैं लिखता हूं आर। जो ओमेगा होता है उस ओमेगा की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी भी लिखी जाती है, और वो होता है 2πf, ठीक है ना। ये हमने एंगुलर वेलोसिटी के अंदर पढ़ा हुआ है, अगर आपको याद हो तो हम इस तरह लिखते थे, ओमेगा जो होता है वो बराबर होता है थीटा अपॉन टी के। थीटा जो है वो क्या कहलाता है, 2π, और टाइम पीरियड क्या होता है, टी। तो 2π अपॉन टी को 2πf भी लिख सकते हैं ना, ठीक है। तो यही चीज मैंने यहाँ पर लिखी, और ऊपर क्या है, स्क्वायर, ठीक है। तो फिर हमारे पास जो सेंटीपिटल एक्सेलरेशन का फार्मूला है वो बन जाएगा आर 4π² एफ स्क्वायर। और इसी फार्मूले को इन टर्म्स ऑफ टाइम पीरियड लिखे तो कैसे लिखेंगे,
तो देखें ये फार्मूला हमने पहले बना लिया, ये है एंगुलर फॉर्म। फिर एंगुलर फॉर्म से ये आपके पास आ गया इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, और इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी के बाद अगर मैं इसको इन टर्म्स ऑफ टाइम पीरियड लिखूं तो क्या लिखूंगा? तो देखें इसी फार्मूले के अंदर मैं ओमेगा को इन टर्म्स ऑफ टाइम पीरियड लिखता हूं किस तरह से, आर तो एज इट इज है, ओमेगा की जगह आ जाएगा 2 पाई, तो 2 पाई को मैं स्क्वायर करके लिखूं तो 4 पाई स्क्वायर हो जाएगा डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर। तो अब ये आपके पास सेंटीमीटर एक्सेलरेशन आ गया इन टर्म्स ऑफ टाइम पीरियड एंड पाई स्क्वायर, ठीक है ना? तो ये टाइम पीरियड के फार्मूले हैं। अच्छा, फिर जब हम इसकी वेक्टर फॉर्म लिखेंगे तो उसके अंदर हम इसकी डायरेक्शन की बात कर देंगे। तो ये फॉर्म्स हो गई इसकी। अच्छा, अब आ जाए किस पर? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के। तो देखिए टेंजेंशियल एक्सेलरेशन में जब मैं इसका फार्मूला लिखता हूं तो वो इस तरह से है कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन टेंजेंशियल फोर्स की वजह से निकलता है। जैसे हमने सेंटीमीटर एक्सेलरेशन का कहा ना, तो मैं यहां पर जब लिखूंगा तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन सेकंड लॉ ऑफ मोशन एफ अपॉन एम। तो जब टेंजेंशियल फोर्स लगेगी तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आएगा, जब सेंटीपिटल फोर्स लगेगी तो सेंटीपिटल एक्सेलरेशन आएगा। ये आपके पास रिलेशन है, ठीक है? अच्छा, और इसे लिखेंगे कैसे? तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का फार्मूला था आर अल्फा, ठीक है ना? ये हमारे पास है एंगुलर फॉर्म ऑफ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। और अगर इसकी लीनियर फॉर्म लिखूं तो वो क्या होगी? ये है एंगुलर फॉर्म, एंगुलर फॉर्म। अच्छा जी, जो इसकी लीनियर फॉर्म है उसे मैं लिख सकता हूं ए टी इज इक्वल्स टू डेल्टा वी टी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम इज कॉल्ड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो एक ये फार्मूला भी हम इसके अंदर क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। और अगर आप देखें तो इसमें इन टर्म्स ऑफ टॉर्क भी इसको लिखा जा सकता है, क्योंकि हमारे पास फोर्स है। तो जो फोर्स है उसके हिसाब से अगर मैं लिखूं तो पहले मैं लिख देता हूं, ये आपके पास है लीनियर फॉर्म, लीनियर फॉर्म। अच्छा, अब देखें टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बराबर है किसके? टेंजेंशियल फोर्स डिवाइडेड बाय मास के। आज के टॉपिक में सबसे पहली जो बात मैंने यही बताई थी कि लीनियर में मास को, एंगुलर में मोमेंट ऑफ इनर्शिया को लिखते हैं, ये दोनों बराबर है। इसी तरह लीनियर में फोर्स, तो एंगुलर में टॉर्क। तो मुझे बताएं क्या इस फोर्स को मैं अब इस तरह लिख सकता हूं टॉर्क, और क्या मैं मास को लिख सकता हूं मोमेंट ऑफ इनर्शिया? तो ये आपके पास क्या हो गया? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का एक और फार्मूला आ गया। अब ये फार्मूले इतने सारे बताने का मकसद ये होता है कि आपके पास जब न्यूमेरिकल आएगा तो न्यूमेरिकल में आपको डेटा देखकर ये पता चल जाएगा कि इसमें कौन सा फार्मूला अप्लाई हो सकता है, अगर आपने ये फार्मूले पढ़े होंगे तो, ठीक है? तो ये देखिए मैंने ये हर फॉर्म में इसको लिख दिया, ठीक है? चले, अगला पॉइंट इसके अंदर ये है डायरेक्शन। अब डायरेक्शन की अगर बात करें, सेंटीपिटल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन हमने पढ़ी, वो होती है अलोंग द रेडियस ऑफ द सर्कल, अलोंग द रेडियस, या फिर हम इसे कहते हैं टूवर्ड्स सेंटर एंड टूवर्ड्स सेंटर। और ये वही डायरेक्शन है जो कि सेंटीपिटल फोर्स की होती है, टूवर्ड्स सेंटर। अच्छा, जबकि अगर मैं डायरेक्शन की बात करूं किसकी? टेंजेंशियल की, तो टेंजेंशियल के लिए हम लिखते हैं ये होता है अलोंग द टेंजेंट, अलोंग द टेंजेंट, या फिर इसके लिए हम ये भी यूज करते हैं अलोंग द चेंज इन डायरेक्शन ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, अलोंग द चेंज इन वेलोसिटी। अब चेंज यहां पर क्योंकि मैग्नीट्यूड की बात है ना, तो इंक्रीज होगी तो इंक्रीज की डायरेक्शन में, डिक्रीज होगी तो डिक्रीज की डायरेक्शन में, ठीक है? अलोंग द चेंज इन वेलोसिटी। अच्छा, अब आती है वेक्टर फॉर्म। देखें जब हम वेक्टर फॉर्म की बात कर रहे होते हैं तो वेक्टर फॉर्म ऑफ सेंटीपिटल एक्सेलरेशन एंड वेक्टर फॉर्म ऑफ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, तो उसे हम किस तरह से लिखते हैं? तो इसको इस तरह लिखेंगे, सेंटीपिटल एक्सेलरेशन के लिए वेक्टर फॉर्म लिखनी है ना, एरो लगाना ऊपर, ठीक है? फार्मूला क्या पढ़ा था हमने? वी स्क्वायर अपॉन आर, और यहां पर क्या आ जाता है? यूनिट वेक्टर।
ठीक हो गया। और यहाँ पर नेगेटिव साइन लगाते हैं। नेगेटिव साइन यहाँ पे क्या शो करता है? नेगेटिव साइन ये शो करता है कि जो सेंटीपिटल एक्सेलरेशन है वो टूवर्ड्स द सेंटर है, और वो ऑपोजिट है किसके? रेडियस वेक्टर के। ठीक है, नेगेटिव साइन ये शो करता है कि जो डायरेक्शन ऑफ सेंटीपिटल एक्सेलरेशन है वो है टूवर्ड्स सेंटर। ठीक है, जिस और रेडियस वेक्टर के क्या है? ऑपोजिट है, इसलिए नेगेटिव साइन यहां पर लगाया जाता है। अच्छा, अब आप देखिए ये जो मैंने रेडियस वेक्टर लिखा है, इस यूनिट वेक्टर को अगर मैं देखूं तो हम वेक्टर के बारे में क्या कहते थे? वेक्टर को हम इस तरह लिखते थे, वेक्टर बराबर होता है मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, ऐसे ही लिखते थे ना। तो अगर मैं डायरेक्शन को निकालूं तो इसी तरह लिखूंगा, वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड। तो अब मुझे बताएं कि ये जो यूनिट वेक्टर आपको नजर आ रहा है, इस यूनिट वेक्टर की जगह क्या मैं वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड पुट कर सकता हूं? तो आप देखें सेंटीमीटर एक्सेलरेशन इन टर्म्स ऑफ, सेंटीमीटर एक्सेलरेशन इन टर्म्स ऑफ वेक्टर कैसे लिखा जाएगा? वो लिखा जाएगा वी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, और अब यहां पर क्या आ जाएगा? वेक्टर। तो अगर आपको पोजीशन वेक्टर गिवन होगा तो आप सेंटीमीटर एक्सेलरेशन का ये फार्मूला लगाएंगे। अगर यूनिट वेक्टर गिवन, एक्सेलरेशन की वेक्टर फॉर्म लिखूं तो मैं इस तरह लिखता था ना, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज अ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन एंड रेडियस वेक्टर। तो आपको पता है कि जब दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई किया जाता है एक और नया वेक्टर आ जाता है, और उस वेक्टर की डायरेक्शन परपेंडिकुलर होती है किसके? उन दो वेक्टर्स के जिनको आपने क्या किया? मल्टीप्लाई किया। और फिर इसको अगर मैं इन टर्म्स ऑफ इन मैग्नीट्यूड लिखूं तो मैं इस तरह लिखता था, अल्फा आर और साइन थीटा, और इस साइन थीटा के साथ हम डायरेक्शन के लिए क्या लगा देते थे? यूनिट वेक्टर। और ये यूनिट वेक्टर जो है वो आपको रिप्रेजेंट करता था एक्सेलरेशन की डायरेक्शन, और वो एक्सेलरेशन कौन सा होता था? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। ठीक है ना? तो ये जो आपके पास एन और आर है, इसको हमने वेक्टर्स पे भी ये बात डिस्कस की हुई थी। दोबारा मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि जब हम यूनिट वेक्टर यूज करते हैं तो यूनिट वेक्टर का काम ये होता है कि उसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, और वो रिप्रेजेंट करता है किसको? डायरेक्शन को। तो मेरे पास अगर ये एक्सेस है, तो एक एक्सेस है आई, दूसरा एक्सेस है जे, और तीसरा एक्सेस है के। आई जे के। तो यहाँ पर जब आपके पास वेक्टर की बात की जाती है, तो अगर कोई यूनिट वेक्टर सर्कुलर मोशन में हो तो सर्कुलर मोशन में जो यूनिट वेक्टर हम यूज करते हैं वो होता है आर। ठीक है ना? आर का मतलब है अलोंग द रेडियस। लेकिन जब कभी भी हम किसी यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं प्लेन में, तो प्लेन के परपेंडिकुलर जो भी वेक्टर्स होते हैं उन्हें हम नॉर्मल लाइन पर शो करते हैं, और नॉर्मल लाइन की वजह से हम इसके लिए क्या यूज करते हैं? एन। और जब हमें किसी यूनिट वेक्टर को एक्सिस में ड्रॉ करना होता है तो फिर हम किससे शो करते हैं? आई से, जे से, और के से। तो ये बात याद रखिएगा कि जब आपने किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन, जैसे आप देखें सेंटीमीटर एक्सेलरेशन के लिए मैंने क्या यूज किया था? यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर था आर। आर ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि इसकी डायरेक्शन क्या है? अलोंग द एक्सिस ऑफ, सॉरी, अलोंग द रेडियस। जबकि यहां पर मैं एन यूज कर रहा हूं तो एन का मतलब क्या है? जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है वो अल्फा और आर के क्या है? परपेंडिकुलर है। और इसको हम ये भी कह सकते हैं कि उस जगह पर, उस प्लेन के ये क्या होगा? परपेंडिकुलर। इसीलिए मैंने क्या लिया? एन का साइन। ठीक है। और बाकी आई जे के तीन जो होते हैं वो यूनिट वेक्टर एक्स वाई और जेड एक्सेस के लिए यूज करते हैं। ठीक है। अच्छा, चले आज नेक्स्ट पॉइंट में हम ये डिस्कस करेंगे कि नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या फर्क होता है, क्योंकि हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को तो डिस्कस करते हुए आए हैं। तो देखिए, जब हम नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में होते हैं तो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब यह है कि यहां पर आपका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन नॉन जीरो होगा। ठीक है ना? अगर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जीरो होगा तो इसका मतलब वो एक्सेलरेशन, वो कौन सा मोशन है? वो सर्कुलर मोशन है और वो यूनिफॉर्म है। लेकिन अगर नॉन यूनिफॉर्म है तो इसका मतलब क्या है? वहां पे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन मौजूद है। ये बिल्कुल ऐसी है कि अगर मैं कहूँ एक कार है और वो कार एक्स एक्सिस में मूव कर रही है, तो और उस कार की स्पीड जो है वो मुसलसल बढ़ रही है, तो मैं कह सकता हूँ ना उस कार का जो मोशन है वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, क्योंकि उसके अंदर क्या है? एक्सेलरेशन आ रहा है। लेकिन अगर मैं कहूँ एक कार है और वो मूव कर रही है 20 मीटर पर सेकेंड से, और उसकी मुसलसल स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड है, तो इसका मतलब यह है कि उसका जो मोशन है वो क्या है? यूनिफॉर्म है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर एक्सेलरेशन की वैल्यू जीरो होगी। ठीक है, तो यही बात सर्कुलर मोशन के लिए भी होती है। अब अगर एक्सेलरेशन मौजूद है तो उस एक्सेलरेशन के होने की दो वजह हो सकती है, और वो क्या होंगी?
या तो टेंजेंशियल वेलोसिटी इसके अंदर इंक्रीज हो रही होगी, तो मैंने यहां पर लिखा है टेंजेंशियल वेलोसिटी कांस्टेंट ना हो। टेंजेंशियल वेलोसिटी कांस्टेंट ना होने के दो ही रीजन हो सकते हैं। या तो आपके पास जो टेंजेंशियल वेलोसिटी है वो क्या हो रही हो, इंक्रीज, या फिर वो टेंजेंशियल वेलोसिटी क्या हो रही हो, डिक्रीज। इन दोनों कंडीशंस में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। और क्योंकि वो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के मैग्नीट्यूड की वजह से होगा, तो हमने ये बात पढ़ी, उस एक्सेलरेशन को हम टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कहते हैं। अब सोचे, अगर जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट नहीं है, तो हमने ये फार्मूला भी तो पढ़ा है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो वेलोसिटी है वो बराबर होती है किसके, आर ओमेगा के। तो सोचें, अगर टेंजेंशियल वेलोसिटी बढ़ रही है तो ओमेगा भी तो बढ़ेगा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के साथ क्या होते हैं, रिलेटेड होते हैं, ठीक है ना। आर कांस्टेंट है, तो जैसे जैसे टी टेंजेंशियल वेलोसिटी बढ़ेगी वैसे वैसे ओमेगा भी बढ़ेगा। इसका मतलब ये हुआ नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में ओमेगा भी कांस्टेंट नहीं होता, ओमेगा क्या हो रहा होता है, चेंज हो रहा होता है। फिर तीसरी बात, अगर यहां पर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आ रहा है, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का रिलेशन मैंने आपको पढ़ाया था, और वो होता है क्या, आर अल्फा, याद है। तो यहां पर अगर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है तो एंगुलर एक्सेलरेशन भी तो होगा। तो जैसे जैसे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बढ़ेगा एंगुलर एक्सेलरेशन भी बढ़ेगा। इसका मतलब नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एंगुलर एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट नहीं होता, और वो जीरो भी नहीं होता, ठीक है ना। मैं ये कह सकता हूं कि इसकी वैल्यू जीरो नहीं होगी, इसका मतलब नॉन जीरो होगी, ठीक है। इसको इस तरह लिखते हैं, ये नॉन जीरो होगा, ठीक है। और अगली बात, अगर एंगुलर एक्सेलरेशन है तो फिर टॉर्क भी तो उसके अंदर नॉन जीरो होगा, जाहिर सी बात है। हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था टॉर्क बराबर होता है किसके, आई अल्फा के। आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया था, अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन था, और टॉर्क फोर्स है, और इसको हम कहते थे सेकंड लॉ ऑफ सर्कुलर मोशन। तो अब सोचें, अगर एंगुलर एक्सेलरेशन है तो टॉर्क भी तो होगा, तो हम कहेंगे नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में टॉर्क भी होता है। और लास्ट में ये बात भी यहाँ पे लिख देता हूँ क्योंकि पॉइंट है, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी इसके अंदर क्या होगा, नॉन जीरो। तो अब आप देख लें, कितने सारे पॉइंट्स हमने एक ही साथ लिख दिए, क्या कि नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में बॉडी के पास क्या क्या चीजें मौजूद होंगी। तो बॉडी के पास टेंजेंशियल वेलोसिटी होगी, उसके पास एंगुलर वेलोसिटी होगी, उसके पास एंगुलर एक्सेलरेशन होगा, उसके पास टॉर्क होगा, उसके बाद टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा। और जबकि अगर मैं कहूं कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर ना टेंजेंशियल वेलोसिटी है, क्योंकि टेंजेंशियल वेलोसिटी के हम ये कहते हैं मैग्नीट्यूड को कि वो कांस्टेंट होगा, ठीक है ना। यहाँ पर तो कांस्टेंट नहीं है ना, वहां पर हम कहेंगे टेंजेंशियल वेलोसिटी है, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड क्या है, कांस्टेंट। तो सोचिए, अगर टेंजेंशियल वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एंगुलर वेलोसिटी भी कांस्टेंट है, और अगर एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एंगुलर एक्सेलरेशन है ही नहीं, वो जीरो होगा, और टॉर्क भी जीरो होगा, और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी जीरो होगा, ठीक है। तो ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट था। अब अगली बात, अब देखिए, जब मैं सर्कुलर मोशन की बात कर रहा हूं और स्पेसिफिकली अब हम नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात कर रहे हैं, तो इसमें दोनों किस्म के एक्सेलरेशन मौजूद होंगे। एक एक्सेलरेशन जो अलोंग द टेंजेंट है, उस एक्सेलरेशन को हमने क्या कहा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। एक एक्सेलरेशन जो सेंटर ऑफ द सर्कल में है, इस एक्सेलरेशन को हम क्या कहते हैं, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ठीक है ना। तो अब देखें, दो एक्सेलरेशन हो गए, एक टेंजेंशियल और एक सेंट्रीपिटल। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन मैंने आपको बताया था किसकी वजह से आता है, चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ टेंजेंशियल वेलोसिटी। और सेंटीपिटल एक्सेलरेशन किसकी वजह से आता है, चेंज इन डायरेक्शन ऑफ टेंजेंशियल वेलोसिटी, ठीक है ना। ये बात हमने लास्ट क्लास में डिस्कस की थी। अब अगर मुझे इसका नेट एक्सेलरेशन निकालना है, तो नेट एक्सेलरेशन के लिए मुझे इन दोनों के दरमियान का रिजल्टेंट बनाना पड़ेगा, ये रिजल्टेंट है, और इस रिजल्टेंट को मैं कह सकता हूं ए एन, ये आपके पास है नेट एक्सेलरेशन। तो नेट एक्सेलरेशन निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इनका रिजल्टेंट लेना पड़ेगा। तो हम ये बात पढ़कर आए हैं, दो वेक्टर्स का अगर रिजल्टेंट लेना हो तो आप उसे किस तरह से लेते हैं। तो लेट से मैं यहाँ पर सबसे पहले ड्रॉ करता हूँ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन को। तो ये आपके पास है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो कि अलोंग वाई एक्सिस है, ठीक है। ये आपके पास है अलोंग वाई एक्सिस। तो यहाँ पे इसको हम ड्रॉ करते हैं। तो देखें, ये मैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन को ड्रॉ कर लेता हूँ, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, ठीक है।
अच्छा, अब इस टेंजेंशियल एक्सेलरेशन में मैंने क्या करना है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को मैंने ऐड करना है। एक मिनट वेट कीजिएगा जरा, मैं लैपटॉप को चार्जिंग पे लगा दी तो वरना बंद हो जाएगा ये। चले, हाँ। अच्छा, अब देखें, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के साथ सेंटीपिटल एक्सेलरेशन को मैंने क्या करना है, ऐड करना है हेड टू टेल से। तो जब मैं इसे हेड टू टेल से ऐड करूंगा तो ये आपके पास क्या आ गया, सेंटीपिटल एक्सेलरेशन। ठीक है, इसे मैं लिख देता हूँ, सेंटीपिटल एक्सेलरेशन। तो अब इसका जो नेट एक्सेलरेशन है, वो नेट एक्सेलरेशन पाइथागोरस थ्योरम से है, आप यही रिप्रेजेंट करेंगे ना, जहां से स्टार्ट हो रहा है और जहां पे खत्म हो रहा है। इस एक्सेलरेशन को हम क्या कहेंगे, ए नेट, ये है नेट एक्सेलरेशन। ठीक हो गया। अब देखें, Yes. यहां पर आपने एक्सेलरेशन निकाल लिया। अब इसको अगर पाइथागोरस थ्योरम से सॉल्व करना है तो क्या मैं इसके लिए ये लिख सकता हूं, नेट एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू अंडर रूट, और यहां पर लिखा जाएगा सेंटीपिटल एक्सेलरेशन प्लस टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। ठीक हो गया ना। तो ये आपके Yes. पास है नेट एक्सेलरेशन। तो आपकी बुक वालों ने ये चीज बहुत ही सरसरी तौर पर दी हुई है, लेकिन देखें ये चीज कितनी इंपॉर्टेंट थी कि जब आप बात कर रहे होते हैं कि किसी भी बॉडी के पास दोनों किस्म के एक्सेलरेशन है, तो वो दोनों किस्म के एक्सेलरेशन तब आते हैं जब वो बॉडी नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में हो। और अगर वो सिर्फ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में होगी तो उसके बाद सेंटीपिटल एक्सेलरेशन होगा, टेंजेंशियल नहीं होगा। ठीक है ना। तो मैं ये लिख देता हूँ कि ये नेट एक्सेलरेशन कब है, जब ये नॉन यूनिफॉर्म है। तो अब अगर मैं कहूं कि नेट एक्सेलरेशन किसके बराबर है, सेंटीपिटल एक्सेलरेशन के, इसका मतलब यह है कि यहां पर जो मोशन है वो कौन सा है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। क्योंकि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है। सर्कुलर, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है। Yes. अच्छा, नेक्स्ट बात, कि अब अगर मुझे इनके दरमियान का एंगल फाइंड आउट करना हो कि वो एंगल क्या होगा, लेट से ये आपके पास जो नेट एक्सेलरेशन है इसके साथ इसका एंगल है फाइ। अब अगर ये मैंने फाइ फाइंड आउट करना है तो फाइ फाइंड आउट करने के लिए मैं क्या करूंगा, टेंजेंट का सहारा लूंगा। फाइ इज इक्वल्स टू टेन इनवर्स, और टेन इनवर्स किसके बराबर है, ए टी डिवाइडेड बाय ए सी। ठीक है ना। हम क्या करते हैं, परपेंडिकुलर Yes. अपॉन बेस, तो यहाँ पर परपेंडिकुलर कौन है, ए टी, बेस कौन है, ए सी। ठीक है ना। तो यहाँ पर आपके पास है ये एंगल थीटा, और ये है 90 डिग्री। ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर थे। तो आप देखें एंगल थीटा आ रहा है इसके अंदर, और ये दोनों जो आपके पास हैं इनको परपेंडिकुलर अपॉन बेस अगर आप करें तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, पाई आ जाएगा। और ये आपके पास क्या है, इसका एंगल है। क्लियर है बात। तो ये Yes. यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की एग्जांपल हो गई। यहाँ पर मैं ये मेंशन कर देता हूँ कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होता है, जीरो होता है। ठीक है, ये चीज हमने यहाँ पे डिस्कस कर दी। क्लियर है यहाँ तक बात। Yes. अच्छा, अब देखें, अब आपने ना मुझे इसके आंसर बताना है। सेंट्रीपिटल एंड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन डिफाइंस टाइप्स ऑफ मोशन। तो अभी मैंने आपको बता दिया कि या तो टाइप यूनिफॉर्म होगी, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगी, या नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगी। इसी तरह से वो बॉडी के जो मोशन है वो ट्रांसलेशनल मोशन होगा, या यूनिफॉर्म ट्रांसलेशनल मोशन होगा, या फिर नॉन यूनिफॉर्म ट्रांसलेशनल मोशन होगा। ठीक है ना। अब सबसे पहला केस, पहले केस के अंदर कहते हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जीरो है और सेंटीपिटल एक्सेलरेशन भी जीरो है। सोचे, मैंने आपको ये कहा था कि सर्कुलर मोशन के लिए ये मस्ट है कि सेंटीपिटल एक्सेलरेशन होना चाहिए। अब अगर कोई जगह पर ये लिखा हुआ है कि सेंटीपिटल एक्सेलरेशन जीरो है, तो इससे आपको पहली बात ये पता चल जाती है कि ये मोशन सर्कुलर नहीं है। ऐसे ही है। Yes. तो इसका मतलब ये हुआ, अगर वो बॉडी सेंटीपिटल एक्सेलरेशन जीरो है, इसका मतलब ये है कि वो मोशन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन नहीं है। तो फिर कौन सा होगा, वो हो सकता है ट्रांसलेशनल मोशन हो। ट्रांसलेशनल हम कहते हैं मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। Yes. ट्रांसलेशनल मोशन हो। अच्छा, अब ट्रांसलेशनल मोशन में भी तो दो टाइप होती है, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। अब अगली बात आती है, Yes. क्या वो मोशन यूनिफॉर्म होगा, तो अगली बात हमें टेंजेंशियल एक्सेलरेशन से पता चलती है। अगर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जीरो है, इसका मतलब वो मोशन क्या है, यूनिफॉर्म है। ठीक है ना। अगर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन नॉन जीरो होता है, इसका मतलब वो क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म होगा। ऊपर मैंने आपको बताया था ना, देखें,
मैंने कहा था यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो या यूनिफॉर्म ट्रांसलेशन मोशन हो, जो आपके पास एटी की वैल्यू होती है वो क्या होती है? जीरो होती है। ठीक है। अच्छा, अब अगला वाला बताएं जरा। अगर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन नॉन जीरो है तो मुझे बताएं यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म? टेंजेंशियल, हाँ बिल्कुल। अब देखिए ना, टेंजेंशियल आपके पास अगर नॉन जीरो है इसका मतलब ये क्या हो गया? नॉन यूनिफॉर्म। अच्छा, Yes. और अगली बात, सेंटीपिटल एक्सेलरेशन जीरो है, इसका मतलब सर्कुलर मोशन तो नहीं है ना? Yes. नहीं. तो फिर इसे हम क्या कहेंगे? ट्रांसलेशनल मोशन। ट्रांसलेशनल मोशन। ठीक है। अच्छा, अब अगला। अब मुझे बताएं, थर्ड पार्ट में टेंजेंशियल जीरो है, तो Yes. टेंजेंशियल तो जीरो का क्या यूनिफॉर्म मतलब होगी. होता है? यूनिफॉर्म। तो ये यूनिफॉर्म है। और सेंटीपिटल एक्सेलरेशन नॉन जीरो होने का क्या मतलब है? अब मोशन कौन सा हो गया? ये सर्कुलर है. तो ये सर्कुलर है। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। और लास्ट में क्या हो जाएगा? ए टी नॉन जीरो नॉन है इस। यूनिफॉर्म और नॉन यस, सर्कुलर. यस। तो ये आपके पास हो जाएगा नॉन यूनिफॉर्म और सर्कुलर। ठीक है ना, क्योंकि सेंटीमीटर एक्सेलरेशन मौजूद है। तो जहां जहां सेंटीमीटर एक्सेलरेशन होता है वहां पर हम क्या कहते हैं? वो मोशन सर्कुलर है। और जहां पर जो आपके पास सेंटीमीटर एक्सेलरेशन नहीं होता, इसका मतलब वो क्या है? ट्रांसलेशनल है। तो इसको मैं पॉइंट आउट भी कर देता हूँ एरो बनाकर। देखिए, सेंटीमीटर एक्सेलरेशन जो है रेफर कर रहा है किसको? टाइप ऑफ मोशन को। और वो यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म है वो आपको कौन बता रहा है? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। ठीक है ना? तो ये चीज आपको फिर बाद में पॉइंट आउट याद रहेगा कि हमने इस तरह से इसे पढ़ा था। ठीक है। यस. चले, इस क्वेश्चन का मुझे आंसर बता सकते हैं कि क्या होगा? क्वेश्चन पढ़े पहले। क्वेश्चन के अंदर उन्होंने लिखा हुआ है कि आ व्हील रोटेट्स अबाउट एन एक्सिस passes थ्रू द सेंटर ऑफ परपेंडिकुलर टू द प्लेन with slowly increasing angular speed then it has। अच्छा चले, अब मैं आपको बता देता हूँ इसका करेक्ट आंसर क्या है। और हम वन बाय वन सारे ऑप्शंस पढ़ते हैं, उससे हमें पता चलेगा कि देखें, a wheel rotates about an axis passes through the center and perpendicular to the plane with slowly increasing speed। एक व्हील रोटेट कर रहा है, अगर वो व्हील रोटेट कर रहा है तो इसका मतलब वहां पर क्या होगा? सेंटीपिटल एक्सेलरेशन होगा। ये जो रेडियल एक्सेलरेशन लिखा हुआ, रेडियल एक्सेलरेशन को सेंटीपिटल एक्सेलरेशन भी कहते हैं ना? तो ये बात तो करेक्ट है कि अगर एक व्हील रोटेट कर रहा है तो उसमें सेंटीपिटल एक्सेलरेशन होगा। सेंटीपिटल को रेडियल भी कहा जाता है। लेकिन रेडियल वेलोसिटी कहाँ से आई? ये तो हमने पढ़ी नहीं है। और रेडियल यस. वेलोसिटी कोई होती भी नहीं है। देखे ना, जो हमारे पास सर्कुलर मोशन होता है, सर्कुलर मोशन में रेडियस वेक्टर के अलाउंग दो ही चीजें होती हैं, या तो सेंटीपिटल एक्सेलरेशन होती है या सेंटीपिटल फोर्स होती है। लेकिन रेडियल वेलोसिटी तो हमने पढ़ी नहीं। वेलोसिटी तो टेंजेंशियल होती है। ठीक है ना? तो इसका मतलब ये ऑप्शन क्या हो गया? गलत। अब आ जाए दूसरे पे। दूसरी बात है, a wheel rotates about an axis passes through the center perpendicular to the plane with slowly increasing angular speed in tangential velocity। हाँ, टेंजेंशियल वेलोसिटी हमने पढ़ी थी। सर्कुलर मोशन में टेंजेंशियल वेलोसिटी होती है। और रेडियल एक्सेलरेशन, अब देखें, अगर टेंजेंशियल वेलोसिटी है तो टेंजेंशियल वेलोसिटी की वजह से तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आना चाहिए था ना? सेंटीपिटल तो नहीं। तो इसका मतलब यहां पर हम ये कहेंगे कि सेंटीपिटल एक्सेलरेशन के साथ साथ वहां पर क्या होना चाहिए था? टेंजेंशियल भी। लेकिन यहाँ पर टेंजेंशियल नहीं है, इसका मतलब ये भी ऑप्शन गलत हो गया। ठीक है ना? क्योंकि यहाँ पर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन नहीं है, उन्होंने कहा सिर्फ रेडियल है। अब अगले पे आ जाए। और क्यों होना चाहिए टेंजेंशियल एक्सेलरेशन? क्योंकि उसने कहा हुआ है इंक्रीजिंग एंगुलर स्पीड। तो अगर स्पीड बढ़ रही है तो इसका मतलब टेंजेंशियल वेलोसिटी बढ़ रही है, और अगर टेंजेंशियल वेलोसिटी बढ़ रही है तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी तो होना चाहिए। ये फार्मूला था ना? तो एंगुलर स्पीड बढ़ने का मतलब टेंजेंशियल वेलोसिटी बढ़ेगी। टेंजेंशियल वेलोसिटी बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आएगा, क्योंकि ये रिलेशन होता है ना, डेल्टा वी टी अपॉन डेल्टा टी। टेंजेंशियल वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड जब चेंज होता है तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आता है। तो वो इन्होंने लिखा ही नहीं है, ये गलत हो गया ऑप्शन। तीसरे पे आ जाए। टेंजेंशियल वेलोसिटी है तो टेंजेंशियल वेलोसिटी है, हमने पढ़ा, क्योंकि ओमेगा अगर बढ़ता है तो टेंजेंशियल वेलोसिटी भी बढ़ती है। करेक्ट ऑफ। अगला, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है। अब टेंजेंशियल तो आ गया, लेकिन सर्कुलर कहाँ गया? सर्कुलर तो है ही नहीं। तो अगर सर्कुलर नहीं है तो आप जानते हैं कि ये मोशन तो सर्कुलर ही नहीं होगा फिर। ठीक हो गया ना? इसका मतलब अब यहां यस. पर इस वजह से ये ऑप्शन गलत हो गया। अब आ जाए फोर्थ पर। टेंजेंशियल वेलोसिटी है, बिल्कुल सही है।
बट एक्सेलरेशन हैविंग बोथ कंपोनेंट। अब देखिए ये बात सही हो गई ना, टेंजेंशियल भी है और सेंट्रीपिटल भी है, तो ये तीनों चीजें हो गई। टेंजेंशियल वेलोसिटी भी है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी है। तो जब व्हील रोटेट कर रहा है और उसकी स्पीड, एंगुलर स्पीड बढ़ रही है, तो इसका मतलब वहां टेंजेंशियल वेलोसिटी आएगी, टेंजेंशियल वेलोसिटी की वजह से टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आएगा, और क्योंकि व्हील रोटेट कर रहा है, सर्कुलर मोशन है, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी आएगा। और इस तरह से ऑप्शन डी क्या हो गया, करेक्ट हो गया। जी स्टूडेंट्स, तो ये था आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद है आपको टॉपिक समझ आया होगा। अगर आप नबील्स ऑर्बिट में रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें और नई आने वाली वीडियोस के लिए बेल आइकन प्रेस करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।